नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो कल वाले क्लास में हमने देखा था इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आज जो हम लोग कवर करेंगे इसमें, तो वो है आपका इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो होते हैं आपके, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन हो गया, तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन है, तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इनका। तो ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसकी स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट की गई है। और इनका मेन मकसद होता है, यानी कि मेन इनका जो फंक्शन होता है, वर्क होता है, कि ये जो है फ्री और फेयर इलेक्शन कराते हैं कंट्री में। अब जैसे देखिए कोई भी विधानसभा का इलेक्शन होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, या फिर जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, यानी कि जो आप जानते हैं कि 5 साल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो चुने जाते हैं, तो वहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसके लिए। और एक आपका हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए। तो इन सभी के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, यानी कि इसमें कोई धांधली ना हो, या ना तो कोई किसी के दबाव में आके करे। क्योंकि ये जो है एक परमानेंट बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कोई भी इनके ऊपर में कोई, मतलब कोई इसके ऊपर में नहीं कर सकता, अधिकार नहीं होता है किसी का, कोई गवर्नमेंट का नहीं होता है कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग वो कराए। क्योंकि ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन किया गया है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है ड्यूरिंग इलेक्शन के समय में। कोई इनके ऊपर में जो है नहीं कर सकता है कि आप मेरे लिए ये कराओ या वो कराओ। तो ये एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है और परमानेंट बॉडी है। और देखिए ये जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 324 में। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कि जो पावर होगा, और साथ में जो सुप्रिटेंडेंस या फिर जो डायरेक्शन जो भी होगा, और जो कंट्रोल जो होगा इलेक्शन का, या फिर जो और भी मान लीजिए होंगे किसी भी तरीके से जो इलेक्शन हो रहे होंगे यहाँ पे, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव का, या फिर पार्लियामेंट के अंदर में जो इलेक्शन होती है, लोकसभा का, राज्यसभा का जो भी मेंबर चुने जाते हैं, तो इन सभी का जो इलेक्शन होते हैं तो वो कराए जाते हैं, दैट इज बाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसके साथ में जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो इन सभी का इलेक्शन कराने का जो जिम्मा होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो गया, इसके अलावा लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का जो मेंबर चुने आते हैं उनका इलेक्शन के लिए हो गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। तो इन सभी के लिए जो जिम्मा होता है यानी कि कराने का, किस तरीके से कराया जाना चाहिए और क्या उन कौन से उम्मीदवार होंगे तो उन सब का नॉमिनेशन फाइल कराने का काम जो रहता है तो ये इलेक्शन कमीशन की ये होती है। और इसके साथ साथ में जो देखिए जो इलेक्शन जो होते हैं आपके तो वो कंडक्ट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि किस तरीके से इलेक्शन कराए जाने चाहिए। और ये जो है लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा भी टाइम टू टाइम, जो अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी कराए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग तो होते ही हैं, लेकिन देखिए टाइम टू टाइम क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास करके, तो उसको भी फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ होता है एक तरीके से, एक इनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है कराने का। और देखिए जो आपका यहाँ पे पास हुआ था एक, जैसे कि इलेक्शन करने के लिए कौन कौन से एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, तो जो मेजर लॉ आया था आपका दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ऑफ 1950, जिसमें कि ये मेनली डील किया गया था यहाँ पर कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाएगा और साथ में जो इलेक्टोरल रोल्स जो रहते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से जो है पीपुल्स का जो रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ जो है ऑलरेडी ये पहले हो चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट भी अगर होता है कोई भी कैंडिडेट के बीच में, या फिर कोई इलेक्शंस होता है उसमें कोई अगर डिस्प्यूट रहती है तो वो कौन इसको सुलझाएगा, तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो कि एक एक्ट पास किया गया था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट ऑफ 1950। तो ये जो है आपका इसमें मेंशन किया गया, और इसके साथ में ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, कौन वोटिंग कर सकता है, और इसके अलावा कितनी उम्र सीमा है। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ऑफ 1950 में। तो अभी देखिए इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं, तो इसके स्ट्रेंथ की हम बात करें तो देखिए इलेक्शन कमीशन में इसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो तीन इसमें मेंबर आपके हो गए एक्चुअली में, यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका हो गए और दूसरे दो होते हैं इसमें इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आप लोग याद रखना है, इसका जो स्ट्रेंथ है इनकी तो वो है टोटल तीन है इसमें, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके हो गए और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसके बेसिस पे इनके इनके अंदर में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं और साथ में जो अदर कमीशन होते हैं, अदर कमिश्नर्स जो रहते हैं इसके अंदर में, तो उनका टेन्योर कितने का रहता है, इनकी पावर और फंक्शंस क्या क्या होती है, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, यानी कि जो कमिश्नर्स जो रहते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं इनका टेन्योर कितने की होती है। तो नॉर्मली देखिए जो टेन्योर रहता है आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में जो अदर इलेक्शन कमीशन है तो वो देखिए फिक्स किया गया है, वो 6 ईयर तक ये पद पे अपने बने रह सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में ये तो है ही आपका 6 ईयर्स तक का। दूसरा इसमें है कि अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें भी ये अर्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि 6 ईयर का जैसे अपॉइंटमेंट उनका होना रहता है तो वो अगर मान लीजिए कि वो 6 ईयर तक बने ही रहेंगे, अगर वो मान लीजिए कि 65 ईयर्स का एज उन्होंने क्रॉस कर दिया है तो वो जो है रिटायर हो जाएंगे, मतलब ये जो है फिर उनका पोस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। वो अगर मान लीजिए कि जैसे 61 ईयर की एज में अगर वो अपॉइंट होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ऑटोमेटिकली है कि वो 65 ईयर जब वो पूरा होगा उनका तो वो जो है उस पोस्ट से वो अपना जो है हटा दिया जाएगा उनको। मतलब कि ये उतना ही समय तक के लिए रहते हैं, उनका टेन्योर इतना ही तक ही रहेगा। 6 ईयर आपका यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बने ही रहेंगे। अगर कोई पर्सन मान लीजिए कि वो अगर 57 के एज में अगर जाता है तो वो जो है अपना 6 ईयर टेन्योर कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए 61 में अगर जाता है बनता है कोई भी, तो वो जो है 4 ईयर तक ही वो बने रहेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए कितना है 6 ईयर तक रखे, मतलब 6 ईयर तक टेन्योर तो है ही यहाँ पर, आपको ये तो याद रखना ही है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है तो वह 65 ईयर्स तक है, इसमें जो भी अर्लियर हो। तो इसके बाद देखिए ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है आपसे हमेशा बराबर एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पावर ऑफ फंक्शंस के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन का इनका क्या पावर होती है, इनके पास पावर क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या क्या होता है, तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया आपका यहाँ पे कि टू प्रिपेयर एंड periodically revise the electoral rolls and to register all eligible voters, यानी कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं तो उन सबको रजिस्टर करना। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, आप जानते हैं कि 18 ईयर्स होता है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वोटिंग एज, जो मिनिमम वोटिंग एज होती है 18 ईयर्स का। तो आप जानते हैं कि हर साल जो जो मतलब इस कैंडिडेट जो होते हैं तो वो 18 ईयर्स पार करते हैं, 18 ईयर्स का वो हो जाते हैं, तो वो भी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट कर सकता है, सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा।
उनको एक कार्ड दी जाती है या फिर उनका एक इलेक्ट्रोल जो रोल्स निकलता है, तो उस पे जो है वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद ही वो वोट कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने का काम हो गया। और साथ में जो इलेक्टोरल रोल्स होती है, तो इन सभी का पीरियोडिकली रिवाइज करने का काम रहता है इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशंस की होती है। इसके अलावा दूसरा देखिए दिया हुआ है कि टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शन। अब देखिए आपने सुना भी होगा, जैसे कोई भी इलेक्शंस का डेट आती है तो इसकी घोषणा कौन करती है? तो अब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हाँ फर्दर डेट को जो है इलेक्शन होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टेट का। तो ये जो है शेड्यूल या फिर डेट जो तैयार करते हैं, नोटिफाई जो करते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन की ही होती है, जो मेंबर रहते हैं इसके अंदर में। इसके अलावे अब दूसरा आपका दिया हुआ इसमें कि टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट द इलेक्शन सिंबल टू देम। अब जैसे देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं, हाँ एक्चुअली में ये कोई जैसे है, ये इलेक्शन में लड़ सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा उनका सिंबल क्या होगा, तो इन सभी को रिकॉग्निशन देना, तो ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। अब जैसे देखिए क्या होता है कि कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है कि दो पार्टीज होते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा इलेक्शन सिंबल होगा, वो यही मेरा इलेक्शन सिंबल होगा, तो दोनों आपस में डिस्प्यूट होता है। तो इसके पीछे रिजोल्व करने का काम होता है पॉलिटिकल, ये मतलब इनके रिजोल्व करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। वो जिसको भी फेवर करे कि हाँ इलेक्शन सिंबल ये इनका है, तो वो उसी का ही रहेगा। तो ये पूरे तरीके से पावर होती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में। और इसके साथ में जो है ये देखिए एक तरीके से कोर्ट की तरफ ये एक्ट करता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका हो, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना कि ये एक्चुअली में ये इसका पॉलिटिकल पार्टीज का ये मतलब है इसका, दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि ये मेरा पॉलिटिकल पार्टीज हमने क्रिएट किया हुआ था लेकिन ये कह रहा है कि ये मेरा है, तो इसको भी रिजोल्व करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। वो जिसको भी अलॉट कर दे, जिसको भी कहते कि हाँ ये इन्हीं का रहेगा, तो वो उसी का ही रहेगा, बाद में वो फिर इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कहीं पे भी। और साथ में जो इलेक्शन सिंबल जो होती है तो उसको अलॉट करने का काम भी रहता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो ये होता है इलेक्शन कमीशन का ही। और इसके साथ में जो कोड ऑफ कंडक्ट जो होती है इलेक्शन का, तो उसको डिटरमाइन करने का काम रहता है इलेक्शन कमीशन का भी, और ऑब्जर्व भी करना। जैसे कोई पार्टीज, कोई भी मान लीजिए इलेक्शन जो चलती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो वो किस तरीके से कंडक्ट कर रही है, वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाएगा उसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारे डिटरमाइन भी करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। आप देखते हैं कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई पर्सन हो जो इन्वॉल्व रहता है कि वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करे, या फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है अगर उससे वो बाहर करता है, बातें करता है, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वो बैन लग जाता है 24 आवर्स का, या फिर जितने दिनों का इलेक्शन कमीशन चाहे, क्योंकि वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये पूरा पावर होता है इलेक्शन कमीशन का। आप देखते हो कि इसके ऊपर में कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कहीं पे भी, क्योंकि ये पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को। और इसके साथ में अगला आपका दिया हुआ है कि टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए कोई भी मान लीजिए कोई मेंबर रहता है तो उसको डिसक्वालीफाई करने की बात कही जाती है, यानी कि वो जो है अगर मान लीजिए कि उस तरीके से एक्ट ना करे जिस तरीके से होना चाहिए, तो उसको डिसक्वालीफाई करना है। या फिर कोई मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोई मेंबर जो होता है, यानी कि चीफ जो होता है उसका, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका, तो वो अगर करे कि हाँ इसको डिसक्वालीफाई करना है, तो इसमें जो है इलेक्शन कमिश्नर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब इसके साथ में ये प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है यहाँ पे कि जैसे कि वो उसके मेंबर्स को आप डिसक्वालीफाई कर दे, उसकी जो सदस्यता जो है पार्लियामेंट के अंदर में जो है उसकी, तो आप उसको उसको जो है आप डिसक्वालीफाई कर दीजिए। तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। फाइनली देखिए प्रेसिडेंट ही है कि जो मतलब रिमूव करते हैं, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट जो मेंबर्स की होती है, चाहे वो एमपीज हो या फिर जो एमएलए जो रहते हैं, एमएलए के नहीं एमपी जो रहते हैं, आप देखते हैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आपके जो लोकसभा के अंदर में आते हैं, तो वो चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर में जो रहे, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई और भी जो इंडिपेंडेंट चार्ज में रहते हैं स्टेट्स के, तो उन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। अगर उनको डिस्क्वालीफाई करना हो तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है, तो एडवाइस करते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को। इसके अलावा कहीं पे मान लीजिए कि अगर रिगिंग होती है, यानी कि जहाँ पे बोगस वोटिंग होती है, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, या फिर कहीं पे वायलेंस हो जाती है, या फिर कोई और रेगुलरिटीज हो जाती है, कोई भी इलेक्शन जो पोल जहाँ पे भी होती है, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये पूरा अधिकार होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में। जैसी न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे जो है रिगिंग हो रही है या फिर जो है बूथ कैप्चर करके वोटिंग की जा रही है, तो उस जगह का जो इलेक्शन मतलब जितने भी हुए हैं पोल्स वहाँ पे जितने भी हुए उस दिन का, तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर से वो उस जगह पे वो करवा सकते हैं। तो ये पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास में। और इसके साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं यहाँ पे,
तो उनको रजिस्टर करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। और साथ में उनका जो नेशनल या फिर जो स्टेट पार्टीज का जो सिंबल होगा या फिर जो भी होगा उनके अकॉर्डिंग, तो वो उसको रजिस्टर करने का भी काम करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे देखिए पावर और फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन का। तो आई होप कि इनके बारे में जो है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अभी आपने यहाँ पे देखा इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब आइए देखते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन है, तो ये सिंपल सा हिंदी मतलब होता है कि वित्त विभाग जो आपका है, यानी कि इनका काम रहता है कि जैसे एक्सपेंडिचर और जो भी आपका एक्सपेंडिचर जो होता है, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, मतलब कंट्री में कहाँ पे कितना स्पेंड करना है और कितना एस्टिमेट हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, तो इन सभी चीज़ों का जो रहता है बनाने का काम रहता है फाइनेंस कमीशन की होती है। तो इसमें भी मेंबर्स होते हैं बहुत सारे जिनका अलग अलग फंक्शंस होती है। तो जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं तो वो इसी के अंदर में आते हैं। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन आपका है, तो ये आर्टिकल 280 के अंदर भी मेंशन किया गया है यहाँ पर आपका। तो इसमें ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ये वर्क करती है। और देखिए ये भी दिया हुआ आपका यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट जो रहते हैं यहाँ पर, तो एवरी 5th ईयर के बाद जो है, तो यहाँ पे एक मतलब एक तरीके से कंस्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई अभी चलता है आपका 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, तो आप ये सुने भी होंगे इसका कि अभी करंट में कौन सा चल रहा है आपका यहाँ पे, दैट इज आपका है 15th फाइनेंस कमीशन है। तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा और इसमें कौन रहेंगे, मतलब मेंबर्स कौन कौन रहते हैं और कौन चेयरमैन इसके रहेंगे, तो ये सारा चीज़ चलता है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जो फाइनेंस कमीशन है, तो ये कंस्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो मेंबर अपॉइंट होते हैं इसमें, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। तो एवरी 5 ईयर के बाद जो है एक फाइनेंस कमीशन की कंस्टिट्यूशन यानी की जाती है, इनकी गठन की जाती है। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन है, तो इसके अंदर में कंपोजिशन कितनी होती है, यानी कि कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर में। तो इसमें देखिए टोटल जो है 5 मेंबर होते हैं, जिसमें कि एक चेयरमैन होते हैं इसके अंदर में, और इसके अलावे 4 अदर मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कंपोजिशन कितना होगा, टोटल 5, एक चेयरमैन रहेंगे और 4 अदर मेंबर्स रहते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि मेन फंक्शंस क्या होती है फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर। तो देखिए जो मेजर फंक्शंस होता है फाइनेंस कमीशन का, तो जितनी भी टैक्सेस जो होते हैं, जो कलेक्शन किए जाते हैं, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो ये चीज़ के लिए ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस कमीशन का। तो जितने भी टैक्सेस जो होते हैं, तो वो कितना कलेक्शन किया गया और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और साथ में जो है और भी जो भी प्रोसीड जो होते हैं, तो वो स्टेट को कितना अलोकेशन किया जाना चाहिए बिटवीन डिफरेंट जो स्टेट्स है। तो इन सभी के लिए फाइनेंस कमीशन की गठन की जाती है। कोई भी आप देखते हैं पर्टिकुलर स्टेट को ये इतना डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए टैक्सेस जो कलेक्शन किया गया है, या ये पर्टिकुलर कितना दिया जाना चाहिए, तो ये क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। तो इसीलिए टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन का मतलब एवरी 5 ईयर के बाद जो है गठन की जाती है इसकी। और इसके साथ में दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्टर्स दैट शुड गवर्न द ग्रांटेड एड टू द स्टेट बाय द सेंटर। और इसके साथ में ये डिटरमाइन करते फैक्टर्स को देखते हुए कि जो है ग्रांट इन एड, यानी कि जो ग्रांट में और भी जो एड दिए जाते हैं जब डिफिकल्टीज हो या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो जो उनको ज़रूरत हो इस सिनेरियो में, तो वो जो है सेंटर के द्वारा स्टेट को कितना दिया जाना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के लिए भी जो है इस के लिए फाइनेंस कमीशन की गठन की जाती है। और इसके साथ साथ में देखिए जो फाइनेंस कमीशन आपका यहाँ पे है, तो ये जब अपना रिपोर्ट जब तैयार करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपना सौंप देते हैं पूरा करने के बाद कि हाँ इतना एक्चुअली में ये पर्टिकुलर स्टेट को इतना दिया जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए जो तैयार जो हो जाता है रिपोर्ट, तो प्रेसिडेंट जो है फिर ये दोनों जो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, तो वहाँ पे अपना ये रिपोर्ट सौंप देते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो भी एक्सप्लेनेटरी जो भी मेमोरेंडम जो रहता है यहाँ पर, तो वो भी अपना देते हैं उसमें कि इसमें क्या और रिकमेंडेशन किया जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है फिर ये अपना राय वहाँ पे देते हुए करते हैं यहाँ पर, और पार्लियामेंट में ये जो है सौंप दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर फंक्शंस होती है फाइनेंस कमीशन का इनका। अब यहाँ पे देखिए जो फाइनेंस कमीशन है आपका, तो ये देखिए जैसे कि आपका एवरी 5 ईयर के बेसिस पे ये अपॉइंट जैसे कॉन्स्टिट्यूट की ही जाती है यहाँ पर। तो जो पहला जो फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन की गई थी, यानी कि जो किए गए थे इसकी, तो वो है आपका इन द ईयर 1951 में। तो इस समय जो पहला जो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया गया था आपका, तो वो कब किया गया था, तो 1951 में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो जो मेन चेयरमैन होते हैं इसका आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो देखिए जो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन जो गठन हुआ था 1951 में, तो इस समय इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। तो ये आप लोग याद रखना। और ड्यूरेशन रहा था इसका 1952 से लेके 57 तक का, तो 5 साल का रहता है आपका यहाँ पे।
और उसी तरीके से देखिए अभी हम बात करते हैं लेटेस्ट में आपका, तो इसमें देखिए जो 14th फाइनेंस कमीशन था आपका, तो ये 2013 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी। तो इसका देखिए ड्यूरेशन ऑपरेशनल पीरियड था 2015 से लेकर 2020 तक का। और अभी करंट की बात करते हैं तो चल रहा है आपका यहाँ पे दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2017 में। और इसके चेयरमैन है एन के सिंह। और इसका देखिए जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन रहेगा 2020 से लेकर 2025 तक का। तो ये आप लोग याद रखना, लेटेस्ट में अभी कौन सा है, तो 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है और इसके चेयरमैन है एन के सिंह। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। फिर अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है तो वो है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यानी कि सिंपली शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम लोग सीवीसी, जो इसको हिंदी में आप बोलते होंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो देखिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका है, तो ये एक मेन एजेंसी है। ये इनका देखिए काम रहता है यहाँ पे कि जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में मान लीजिए कि कोई भी अगर ऐसा जो रिपोर्ट जो होते हैं तैयार करने होते हैं यहाँ पर, या फिर जो और भी चीज़ रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि जो है करप्शन ना हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। तो इनका ये एक मेन एजेंसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि ये वॉच डॉग की तरह ये काम करते हैं करप्शन के ऊपर में। तो इसका देखिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1964 में। तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के बाद जो है इसके किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके देखिए एक कमेटी ने गठन किया गया था जिसपे मतलब कि जो इसके हेड थे तो वो है संथनन कमेटी। तो इन्होंने ही जो है रिकमेंडेशन दिया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एग्जीक्यूट को, मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो कब की गई थी इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो 1964 में। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे कि सितंबर 2003 में जो है पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया था यहाँ पर कि जैसे इसको जो है स्टेचुरी स्टेटस दे दिया जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, क्योंकि देखिए ये जो है आपका एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ये पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उतना ज़्यादा पावर नहीं था। तो इसलिए जो है सितंबर 2003 में पार्लियामेंट ने जो है एक लॉ इनेक्ट किया हुआ था ताकि इसको जो है स्टेचुरी स्टेटस दे दिया जाए, ताकि जो है पावर आ जाए इनके पास और ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, ताकि करप्शन के ऊपर में अच्छे तरीके से वॉच किया जा सके, कोई ना कर सके। तो देखिए जो सीबीसी आपका है तो एक मल्टी मेंबर ये बॉडी है आपका, जिसमें कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक होते हैं इसके अंदर में, और इसके साथ में जो है दो से अधिक मेंबर जो है वो रहते हैं इसके अंदर में, मतलब दो से अधिक ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 3 मेंबर रहते हैं इसके अंदर में भी। और जितने भी मेंबर इसमें रहते हैं, चाहे आपका विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो और इसके साथ में और भी जो विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो प्रेजेंट की यदि हम बात करते हैं, देखिए जो आपका अभी बात करते हैं आपका टिल डेट तक, ये संजय कोठारी हैं जो प्रेजेंट से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी है। अब जो चेंजेस होगा तो आप लोग इसको अपडेट कर लेना। तो यहाँ पे आपने जो है देखा जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं जो कि मेंशन किए गए हैं आपके यहाँ पे, और मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल में बॉडी जो रहते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में आपने देखा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में। तो ये देखिए ये पब्लिश किया गया था जुलाई 26 1979 को। तो इसमें ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स सबको दिया हुआ है कि यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो पर्सनस है, जो इम्पोर्टेंट जो होल्ड किया रहता है पोजीशन अपना, तो उसमें कौन पहले नंबर पे आता है और कौन किसका क्या पोजीशन रहती है। तो ये आपसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे टॉप में रहते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं तो इनको फर्स्ट पर्सन भी बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है इंडिया का। तो जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं प्रेसिडेंट से, मतलब कि इनको हायर प्रेसिडेंट दिया जाता है, हाईएस्ट रिस्पेक्ट होती है इनकी, तो वो है प्रेसिडेंट का। उसके बाद फिर आपका होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये आप लोग प्रेसिडेंट्स को याद रखना। सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रेसिडेंट दिया जाता है तो वह है प्रेसिडेंट का, उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसका प्राइम मिनिस्टर का, और इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं गवर्नर, जो स्टेट की जो रहते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, यानी कि जो अपने स्टेट्स के जो रहते हैं जो भी गवर्नर रहेंगे तो उनका पावर यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और इसके साथ में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट हो चुके हैं प्रेजेंट में नहीं है, तो वो जो है उसके बाद 5वें नंबर पे उनकी होती है रैंकिंग। और उसके बाद फिर छठे नंबर पर होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ये नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। एक्चुअली आपने ये सुना भी होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाए गए थे। फिर उसके बाद देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं तो वो इसके बाद आते हैं। फिर इसके बाद जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो वो जो है इसके बाद आएंगे। फिर उसके बाद जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं यूनियन के, तो वो उनके बाद आएंगे। फिर इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर जितने भी होते हैं स्टेट्स के अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, तो वो होते हैं 10वें नंबर पे। फिर इसके बाद डिप्टी चेयरमैन आपके हो गए, प्लानिंग कमीशन जो आपके रहते हैं जितने भी उसके मेंबर जो रहते हैं ये हो गए।
और उसके बाद फिर आपका है यदि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जितने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके रहते हैं यहाँ पे, तो वो आएंगे इसके बाद। अब इसके बाद फिर देखिए जो लीडर जो रहते हैं अपोजिशन के राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में, तो वो भी जो है इसी रैंक पे आते हैं। तो ये आपका एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंट है। अगर आपसे ये तरीके से दे दिया जाए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, तो इसमें आपको ऑर्डर में सजा के रखना होगा। सबसे पहले कौन आएंगे, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ स्टेट, या फिर आपको इसमें से कोई भी आपको दे दिया जाए तो आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो ये है एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है, मतलब कि कौन किसको ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा जाता है। तो हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी क्लास को कंटिन्यू करते चलेंगे, तो आप लोग जो है देखते चलना अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ। उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्दी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।